दोस्तों, लास्ट टाइम हमने देखा था पहला चैप्टर GS6 का। इसमें आपका था कि इकोनॉमी ऑफ यूपी, मेन फीचर्स ऑफ इकोनॉमी, स्टेट बजट, इंफ्रा और इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल रिसोर्सेस। इसमें हमने मेन फीचर्स ऑफ इकोनॉमी लास्ट वाले में देखा था। स्टेट बजट मैं सोच रहा हूँ कि अभी इसको नहीं देखते हैं, स्टेट बजट को भी रहने देते हैं, क्योंकि बजट नया आएगा, बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी, उसी टाइम पे हम कर लेंगे। तो आज हम देखेंगे आपका ये इंफ्रास्ट्रक्चर और इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज। मैं कोशिश करूँगा कि अगला जो पार्ट है वो जल्दी आए। अगला हम अब कंबाइन करके करेंगे, GS3 और GS6 के साथ दोनों कंबाइन करके करना ही बेटर आइडिया होगा। तो अभी के लिए हम स्टार्ट करते हैं। जो इसमें अगला टॉपिक है आएगा इंफ्रा इन उत्तर प्रदेश। जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ने जाओ तो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि अब आप उस टॉपिक को डिफ़ाइन करो। जब तक आप डिफ़ाइन नहीं करोगे तब तक आप इशू, चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स या सॉल्यूशंस को अच्छी तरह से आप उसके पॉइंट्स ज़्यादा नहीं बना पाओगे। पॉइंट्स तो बना लोगे लेकिन थोड़े कम पॉइंट्स बनेंगे। आप एग्जैक्टली डिफ़ाइन करोगे अच्छे से तो प्रॉब्लम्स, सॉल्यूशंस, ये सब सारी चीज़ों के ढेर ढेर सारे पॉइंट्स आप बना पाओगे। तो इस तरह से जो पहला टॉपिक है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें आप देखोगे कि कोई भी चीज़ जो बेसिक फिजिकल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर या फैसिलिटी जैसे बिल्डिंग, रोड्स, इंटरनेट का डेटा सेंटर हो गया, ये सब सारी चीज़ें मिलके इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती हैं जिस पे सोसाइटी फंक्शन करती है। उस सोसाइटी में ट्रांसपोर्ट, कनेक्टिविटी, बिजनेस, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर आपको एनेबल करता है, सस्टेन करने में हेल्प करता है। ये आपको पहला हुआ कि एनेबल कर रहा है, एनेबल, सस्टेन, ये तीन चीज़ों को ध्यान रखिए, एनेबल, सस्टेन या एनहेंस। पहले तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक नहीं रहेगा आप वो काम ही नहीं कर पाओगे। जैसे आपको जाना है, ट्रांसपोर्ट और इंफ्रा नहीं है तो आप चल ही नहीं पाओगे। और इंफ्रास्ट्रक्चर आप जब चलोगे तो बाकी चीज़ों को आपको उसको सस्टेन करने में हेल्प करेगा, आपके बिजनेसेस को, सोसाइटी को। जैसे कि मान लीजिए कि रेलवे है, रेलवे का पटरी ही बेसिक नहीं है। पहले बेसिक है कि आपका इनेबल करे रेलवे की पटरी और रेल इंजन, उसके कारखाने, और इसके सपोर्ट के लिए जो इसको सस्टेन कर पाएगा, बाकी सिग्नल सिस्टम हो गया, ये सब सारी चीज़ें होती हैं जो उसको सस्टेन करने में हेल्प करती हैं। उसके बाद आती है आपका एनहेंस करना। तो जब आप नॉर्मल रोड्स को आप हाईवे बनाते हो तो ये आपका एनहेंस करना हो गया ट्रांसपोर्ट को। तो इस तरह से आप बेसिक चीज़ें समझोगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बेसिकली करता क्या है। तो आप जैसे डेफिनेशन में लिखोगे तो आप एनेबल, सस्टेन, एनहेंस, ये सारी चीज़ों का ध्यान में रखना है। कि तो रेलवे वाले केस में हमने देखा कि बेसिक है आपका कि पटरी से लेकर सिग्नल सिस्टम तक या स्पीड बढ़ाने तक, इन सारी चीज़ों में, जैसे रेल की पटरी हो गई, आपकी रेल की पटरी हो गई, पहले तो रेल हो गया, इंजन हो गया, सिग्नल सिस्टम हो गया, ये सारी चीज़ों में आप देखोगे कि एक एक स्टेप पे आप अगर डिफाइन करोगे तब जाके आपको पता चलेगा कि रेल की पटरियों पे क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है, इस इंफ्रा पे क्या हो सकता है। ठीक है, बाकी इंजन वाले क्षेत्र में क्या काम कर सकते हो, या सिग्नल सिस्टम कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, आपका जैसे कवच आया है एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए, ये सारी चीज़ें कैसे करोगे आप। तो ये अगर सारे एक एक करके सारे पॉइंट्स पे आप जाओगे तब जाके आप एक एक इशूज़ को एड्रेस कर पाओगे कि रेल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेल का जो इंफ्रा है, इसको कैसे इम्प्रूव करना है। तो ये स्टार्ट आपका बेसिक से हो जाता है, ये पटरी से ही आपका स्टार्ट हो गया, इम्प्रूव करने की बात आपकी स्टार्ट हो गई। इसी तरह से आपका इंटरनेट वाला है, तो देखोगे कि सबसे पहले आपके इंटरनेट में डेटा सेंटर वगैरह तो बाद में बात आएगा, एआई की बात बाद में आएगी। पहले बेसिक आपका क्या, 2G 4G 5G आ रहेगा। 3G 4G सही से काम नहीं कर रहा है तो 5G कैसे होगा, 5G का इंफ्रा कैसे आएगा, उसमें क्या कमियां हैं, क्यों नहीं आ पा रहा है। जैसे इंडिया 6G में अभी बाकी जगह कोई ट्राई कर रहा है, हम कहाँ पे हैं, तो उसमें क्या इशूज़ है, उसको जानने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप कहाँ से चले थे। आज जब 2G से स्टार्ट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि 6G तक क्या जर्नी रही है, क्या इशूज़ आए हैं, और हमने क्या वे फॉरवर्ड अपनाए थे ताकि हम 6G तक पहुँचने की के कगार पे हैं। तब जाके आप सारी मुद्दों को एड्रेस कर पाओगे।
तो आइए अब देखते हैं कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा टॉपिक मेनली यूपी के बारे में है, तो हम देखते हैं कि यूपी के बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या है। तो आप बेसिक, हम सबसे पहले जो होता है कि यहाँ पे हम रोड से स्टार्ट करें। सबसे पहला होता है कि यहाँ पे हम रोड का देख रहे हैं, तो इसमें अभी बहुत सारे हाईवेज ये सब बन रहे हैं, गंगा एक्सप्रेस पे, पूर्वांचल एक्सप्रेस पे। तो इन सब के अलग अलग टारगेट्स हैं। गंगा एक्सप्रेस वे है आपका वेस्टर्न यूपी में इधर की स्पीड को बढ़ाना और सेंट्रल यूपी से आपका कनेक्ट करना, या ईस्टर्न यूपी से कनेक्ट करना। वैसे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो गया कि पूर्वांचल में रोड का बैकवर्डनेस था, तो उसको आपको इंक्लूड करना है बाकी यूपी के मैप में, या उसी लेवल की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है जैसे कि आपके वेस्टर्न यूपी में है। सेम है आपका बुंदेलखंड के केस में, या यमुना एक्सप्रेस वे है। जो यमुना एक्सप्रेस वे, तो इसके पहले तो कनेक्टिविटी तो हो गई है, लेकिन आप देखिए कि इस एक्सप्रेस वे से क्या क्या चीज़ें आई हैं। आपका चिवर एयरपोर्ट से जुड़ रहा है, इंडस्ट्रीज़ का हो रहा है, रियल एस्टेट का बूम हो रहा है यमुना वाले, ईडा वाले एरिया में। सेम वैसे आपका ये आपका हो गया कि वेस्टर्न से आपको सेंट्रल से कनेक्ट कर रहा है। तो ये आपको जो आगरा है हो गया, आगरा से लखनऊ जोड़ रहा है, तो आपको लखनऊ का टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एमएसएमई नेटवर्क हो गया, इन सारी चीज़ों को आपको कनेक्ट करता है। सेम आप जब इस पे आओगे कि उसके बाद हम देखेंगे कि एविएशन में अभी क्या चल रहा है कि कितने सारे एयरपोर्ट बन गए। जैसे आपके 7 एयरपोर्ट हो गए ऑपरेशनल, 7 एयरपोर्ट्स हो गए। 2 आपका इंटरनेशनल वाला हो गया, कुशीनगर का हो गया। तो ये सब सारी चीज़ों का एयरपोर्ट एविएशन में आता है। अब इसमें क्या क्या इशूज़ हैं, इसमें इशूज़ क्या हैं, आपने ध्यान दिया होगा कि जितने नए नए एयरपोर्ट स्टार्ट हुए थे, इसमें से 7 जो छोटे मोटे स्टार्ट हुए थे, कुशीनगर का हो गया या और भी हो गए, तो उसमें से 6 तो लगभग बंद ही हो चुके हैं, कोई फ्लाइट नहीं है वहाँ पे। तो ये क्यों हुआ है, और क्या क्यों क्यों स्टार्ट ही क्यों हुआ था ये, क्या इसके पहले कोई प्लानिंग नहीं थी? तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि इस वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के इशूज़ क्या हैं, क्यों नहीं एक्सपेंड हो रहा है, एक्सपेंशन क्यों नहीं हो पा रहा है। हिंडन तो चल गया, हिंडन बिना किसी हो हल्ला के चल रहा है, वहाँ फ्लाइटें उड़ भी रही हैं। तो जब ये सारी चीज़ों को कंपेयर करोगे कि हिंडन वाला क्यों चल रहा है, कुशीनगर वाला क्यों बंद हो गया, कुशीनगर में फ़्लाइट क्यों नहीं है आज एक भी, तो ये सब सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, तब जाके आप इशूज़ को, एविएशन के इशूज़ को कर पाओगे। ये अभी जो पहले टॉपिक में जो दिया हुआ है, पहले वाले टॉपिक में, तो इसमें आपको बेसिक आपको इंट्रो लेना है सभी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर का। वो रेल हो गया, मोबाइल हो गया, मोबिलिटी हो गया, ये सारी चीज़ों का आपको लेना है। रेल हो गया, रेल फ्रेट और लॉजिस्टिक्स का हो गया। रेल का आपका नेटवर्क लगभग 9,000 किलोमीटर का तो सिर्फ यूपी में है, लार्जेस्ट है यूपी में। ये आपका लार्जेस्ट नेटवर्क की तरह का हो गया। आपकी लगभग रेल डेंसिटी जो है, रेल की डेंसिटी जो है वो 2 टाइम्स है नेशनल एयरवेज के उत्तर प्रदेश में। और इतने सारे आपके ये ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्लोडियोर ये सब हैं। वाराणसी का इनलैंड वाटर टर्मिनल है, और जो कि रेल लॉजिस्टिक टर्मिनल, ये दोनों सारी चीज़ों से जुड़ रहा है आपका, इनलैंड वाले से भी और रेल से भी जुड़ रहा है। तो ये सारा जो इंफ्रा बन रहा है, ये आपके बिजनेसेस को हेल्प करेगा ग्रो करने में, कॉस्ट कटिंग में, या एमएसएमईज हैं उनको भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाने में। इस तरह से आपका अर्बन मोबिलिटी पे काफ़ी काम हो रहा है। आप देखें कि मेरठ वाले में आपका हाई स्पीड रेल चला है दिल्ली से कनेक्ट करने के लिए। आगरा में मेट्रो है, कानपुर में है, गोरखपुर में भी मेट्रो लाइट प्रोजेक्ट्स का टारगेट्स बनाया गया सरकार ने, जो कि लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, अलीगढ़, इन सब के जो स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट हैं उनको स्मार्ट बनाने में हेल्प करेगा। फिर आपका होता है कि एनर्जी और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर आपका कैसा है। तो एनर्जी के क्षेत्र में तो आपका ये एक एग्जांपल हो जाता है कि बुंदेलखंड में सोलर कॉरिडोर बन रहा है, अयोध्या का आपका हो गया सोलर सिटी बनाने का। तो ये एनर्जी यहाँ 600 प्लस मेगावाट का हो गया आपका ललितपुर का। इस तरह से अयोध्या पूरा उसका तो मतलब सोलर सिटी ही बना दे रहे हैं। आपका ये जो स्कीम आया था रूफटॉप वाला, हर घर सोलर वाले में, या लखनऊ कानपुर में स्मार्ट ग्रिड्स ऑन ग्राउंड केवल बना रहे हैं ये, जो कि इंटीग्रेटेड पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मतलब जो सोलर का है और आपका थर्मल है, ये सब सारी चीज़ों को इंटीग्रेट कर रहा है, जिससे कि और ज़्यादा एफिशिएंसी आएगी पावर डिस्ट्रीब्यूशन में। नेक्स्ट है आपका ये हो गया वाटर इरिगेशन और रूरल इंफ्रा पे क्या क्या काम हो रहा है। तो बुंदेलखंड का वाटर ग्रिड है, ये 3500 का प्रोजेक्ट है। तो जो रिजर्वायर को लिंक करेगा, ताकि अगर कहीं ज़्यादा कम पानी है तो उसको चीज़ों को प्रोवाइड किया जा सके और वाटर की अवेलेबिलिटी इंश्योर किया जा सके।
इस तरह से एक प्रोजेक्ट है आपका जलौन हमीरपुर में, ये भी लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर के एरिया को सपोर्ट करता है। ईस्टर्न यूपी में देवरिया कुशीनगर गोरखपुर में भी कैनाल जो एग्जिस्टिंग कैनाल से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उनको मॉडर्नाइज करेंगे ताकि फ्लोड कंट्रोल में भी काम आए और पानी को सही तरह से डाइवर्ट किया जा सके फ्लड के टाइम पे, जब वाटर अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है रेन वाटर के टाइम पे। और इस तरह से रूरल जो इंफ्रा है प्रधानमंत्री ये 97% विलेजेस कनेक्ट हो गए हैं। इस तरह से ये सब सारे पॉइंट ये एग्जाम्पल से जो आपको लिखने होते हैं। हालांकि आपका क्वेश्चन सीधे एक जनरल इंफ्रा पे आ सकता है या बजट के वाले केस में, जो जैसे पहले क्वेश्चन आया था कि बजट में क्या प्रावधान किए गए इंफ्रा पे, इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको एग्जाम्पल्स इंक्लूड करने जाने हैं, जब भी बजट आए उस तरह से इंक्लूड कर लीजिए, बाकी आप करते रहिए। एनर्जी में भी आप देखेंगे कि आपका आया था सोलर एनर्जी की पॉलिसी 2022 वाली थी, और अभी सिर्फ सोनभद्र वाले का पोटेंशियल ही 1.2 गीगावाट टाइप का है, और सोलर वाला इस वाले में इनिशिएटिव में तो लगभग आपका 7 लाख घर तो कनेक्ट हो ही गए हैं। देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट की इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो इस पर आपने यूपी डिफेंस कॉरिडोर बना था जिस पे क्वेश्चन आया था, और ट्रांसगंगा सरस्वती हाईटेक सिटी बन रही है उन्ना प्रयागराज को जोड़ती हुई। इससे बहुत सारी इंडस्ट्री से अलग अलग टाइप की, और स्मार्ट लिविंग अर्बन, मतलब स्मार्ट लिविंग अर्बन मोबिलिटी या फिर अर्बन क्वालिटी ऑफ लाइफ को सुधारने के लिए इस तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। मेगा फूड पार्क हो गया आपका, एक प्लास्टिक वाला पार्क था उधर बहराइच के वाले एरिया में, टेक्सटाइल पार्क हो गया आपके ईडा वाले एरिया में, जो अलग अलग तरह के सेक्टर्स को सपोर्ट करेंगे। फूड प्रोसेसिंग को, आपके जीआई टैग एक्सपोर्ट जो भी ओडीओपी वाले हैं उनको, और अपैरल्स मतलब आपके टेक्सटाइल वाले क्षेत्र में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाना, इस उसको इनेबल करने के लिए ये आपका इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स और क्लस्टर्स बन रहे हैं। इस तरह से आपका आपने सुना होगा कि डेटा सेंटर्स वगैरह के बारे में, जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है जब डूइंग सिंगल न्यूक्लियर इन्वेस्ट यूपी में इतने सारे फैसिलिटेशन के लिए किया गया था। वाराणसी प्रयागराज में ये गवर्नेंस मॉडल है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की हेल्प से जिनको इम्प्रूव किया जा रहा है। इसके अलावा आप देखोगे कि सीएम डिजिटल सेवा केंद्र, सीएम डिजिटल सेवा केंद्र, ये आप देखना। भारत नेट वाला एग्जाम्पल आप इसमें डाल सकते हो, जब एक क्वेश्चन आए तो भारत नेट वाला हो गया। भारत नेट में करीब 76,000 ग्राम पंचायत को इससे कनेक्ट किया गया है। इस तरह से हेल्थ में क्या क्या नई नई चीज़ें हुई हैं आपका, जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। अडल्ट रेजिडेंशियल स्कूल खुल रहे हैं। और टूरिज्म में क्या क्या हो रहा है, टूरिज्म में बहुत सारे सर्किट्स आपने देखे होंगे स्टैटिक वाले में, पेपर 5 में बहुत सारे आपने सर्किट्स के नाम देखे हैं। तो उन सारे एग्जाम्पल्स को भी यहाँ पे यूज करना है। पेपर 5 में भले ही हो तो वो सब आपको करना है। ये वाराणसी का हो रहा है, मैं अभी सुना जा रहा है कि ये मथुरा में भी होगा। टूरिज्म कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए काम हो रहा है। ये सारी चीज़ें हैं। अब आप रीजन वाइज देखोगे कि हर रीजन का अलग अलग फोकस है, अलग अलग कैपेबिलिटी होती है। सारे रीजन को आप एक तरह से डेवलप नहीं कर सकते। ईस्टर्न यूपी की समस्याएं अलग हैं और पोटेंशियल भी अलग है। वहाँ पर क्या हो सकता है उसके चांसेस जो ईस्टर्न वाले पार्ट में वो वेस्टर्न में उतने नहीं हैं, और जो वेस्टर्न में चीज़ें हो सकती हैं वो ईस्टर्न में नहीं हो सकती। इस तरह से आप रीजनल एक फोकस को भी देखिए कि वेस्टर्न यूपी में क्या है। इंडस्ट्रियल पार्क है, ईवी है, डिफेंस है, डेटा सेंटर है, नोएडा मेरठ अलीगढ़, इन सब सारे एरिया में हो रहा है। ईस्टर्न यूपी में क्या हो रहा है, मेनली एग्रीकल्चर वाली चीज़ों पे काम हो रहा है। ये कोल्ड चेन आपको एग्रीकल्चर को ही सपोर्ट करेगा, फूड प्रोसेसिंग रिलेटेड चीज़ों में। तो आपका वाराणसी देवरिया कुशीनगर गोरखपुर ये सब हो गया। बुंदेलखंड में आपका डिफेंस हो गया, इरिगेशन हो गया, सोलर वाली चीज़ें हो गई, उस वो सब इस एरिया में हो रही हैं। सेंट्रल यूपी में आपका देख रहा है कि जैसे लखनऊ में AICT हो गया, लखनऊ का आपका AICT हो गया, ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं। स्मार्ट सिटी बन रही है मेट्रो स्टार्ट कानपुर लखनऊ हो गया, आगरा हो गया, ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं। तराई में क्या हो रहा है, तराई में आपका देखिए कि फॉरेस्ट वाला एरिया है, तो उस तरह की चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं। एग्रीकल हो गया, फॉरेस्ट रिलेटेड हो गया, फॉरेस्ट टूरिज्म हो गया, आपका इको टूरिज्म जो बोलते हैं, एग्री टूरिज्म, ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं। अब हम देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर के इशूज़ क्या क्या हैं। अभी हम जब इंट्रो हम कर रहे थे तो उसमें हमने बोला था कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट करता है, मतलब एक स्केलेटन है जो बैकबोन है सब सारी चीज़ों का, उनको काम करता है। लेकिन अब इशूज़ क्या है कि रीजन की समस्याएं अलग है और सेक्टर की समस्याएं अलग हैं। जो MSME के इशूज़ हैं वो एग्रीकल्चर में नहीं है, या फिर जो IT सेक्टर का जो मुद्दा है
वो बाकी जगहों पे नहीं है, तो आपको सेक्टर वाइज जाके डील करना पड़ेगा और रीजन वाइज डील करना पड़ेगा। तो आप रीजन देख लीजिए, आपका बुंदेलखंड हो गया, वेस्टर्न यूपी हो गया, पूर्वांचल हो गया, तो आपको रीजन वाइज डील करना पड़ेगा और सेक्टर वाइज दोनों, इन दोनों स्ट्रेटजी से आपको सॉल्यूशंस पे आ सकते हो कि प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन। एक होता है कि आइडेंटिफाई करना, दूसरा होता है सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। तो अनइवन अनइवन आपका रीजनल डेवलपमेंट है। ईस्टर्न यूपी का क्या हालत है, वेस्टर्न यूपी ये कैसा है। बुंदेलखंड ईस्टर्न यूपी पिछड़े हैं और वेस्ट वाला आगे है इंफ्रा में ही। तो ये जो गैप है, इसको पाटने के लिए क्या काम हो रहा है, कहाँ पे कमियां हैं, इसके एग्जांपल ये आप हो गया बांदा बैराज के एग्जांपल दे सकते हो, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का हुआ है नोएडा वाले एरिया में, तो ये आप एग्जांपल दे सकते हो। अब क्या आप कर सकते हो कि क्रिएट रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विटी इंडेक्स। अब इक्विटी का ये मतलब हुआ कि भाई सारी चीज़ों में क्या क्या कितना काम हो रहा है, कितना एफर्ट हो रहा है कि यूपी वाले को कैसे उठाना है, ईस्टर्न यूपी को कैसे उठाना है और वेस्टर्न वाले के लेवल पे ले आना है। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है। गवर्नमेंट का चाहिए कि पॉलिसी सपोर्ट होना चाहिए, पॉलिसी एक हो गया, दूसरा हो गया आपका फंडिंग। इन सारी चीज़ों पे क्या काम कर रही है, इस तरह से आपका रीजनल रीजनल फोकस होगा और आपका इम्बैलेंस जो है वो कम होगा। रोड इस इंफ्रा पे क्या हो रहा है कि 25% रोड है, मतलब आपके जितने गांव हैं उसमें से 25% में तो अलग अलग मौसम में बरसात के मौसम में प्रॉब्लम हो जा रही है, रोड ही डूब जा रहा है। शहर वाले में कंजेशन है। तो इस पे क्या क्या काम हो रहा है। ये जो प्रॉब्लम्स है, जैसे महोबा ललितपुर का हो गया, इस वाले एरिया में आपका ये है कि पीएम जो ग्राम सड़क योजना है वो सही से काम नहीं कर रही है, इनकम्प्लीट तरीके से काम कर रही है। और इसके सजेशन में आप देखोगे कि जियो टैग करना है प्रोजेक्ट्स को, ताकि उनको ट्रैक किया जा सकते कि क्या क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्टर कौन है, कॉन्ट्रैक्टर की अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर जब आप करोगे तब जाके आपका एक टाइमली प्रोजेक्ट कंप्लीट होंगे। और दूसरा आपका इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल आप लिख सकते हो, चूँकि जब आएगा ना ये पहले वाले चैप्टर में, अगर आपका अलग से नहीं आता कि पर्टिकुलर पावर पे आ रहा है तो बहुत सारे आपको सजेशन लिखने पड़ेंगे, लेकिन ओवरऑल जब आ रहा है ना तो आपको बहुत सारे एग्जांपल लिख के कितना एग्जांपल याद रखोगे, कितना सजेशन याद रखोगे, वे फॉरवर्ड कितना याद रखोगे। तो इस तरह से प्रमोट करना है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स आपको झांसी कानपुर, झांसी गोरखपुर प्रयागराज वगैरह में। अब आपका पावर में इशूज हैं, पावर में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, कभी ईस्टर्न में पावर एबिलिटी वेस्टर्न के बराबर नहीं है, कहीं पे ग्रीड ग्रीड ही मतलब लो क्वालिटी के हैं, तो पावर लॉस काफ़ी हो रहा है। या आपका डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूशन में ही लॉस बहुत ज़्यादा है। ये आप देखिए कि 19% तो सिर्फ ट्रांसपोर्शन मतलब ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में ही लॉस हो जा रहा है। तो इसको आप मिनिमाइज़ करोगे तब जाके एनर्जी एफिशिएंसी आएगी। तो ये समस्याएं ज़्यादातर कि बैकवर्ड एरिया में हो रही है, सीतापुर हो गया, ये मिर्ज़ापुर सोनभद्र हो गया, इस एरिया में हो रही हैं। तो इसके लिए आप तो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, आपका यूपी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होगा, आपका ईस्टर्न का होगा, वेस्टर्न का होगा, इनमें इम्प्रूवमेंट, इनको फाइनेंशियली वायबल बनाना, लॉस और टेक्निकल जो भी टेक्नोलॉजी सपोर्ट आ रही है पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में, उनको इम्प्रूव करना, डिजिटाइजेशन करना, एआई का हेल्प लेना, ताकि आपको लॉसेस को कम किया जा सकते। और ये सोलर एनर्जी जो भी इतने सारे प्रोजेक्ट्स बुंदेलखंड में हुए हैं उनको आपको इंटीग्रेट करना है। जो आईडीपीएस आपने देखा था, इंटीग्रेटेड पावर सिस्टम वाला, तो उसमें इंक्लूड करना ताकि आपको अवेलेबिलिटी को मतलब इवन किया जा सकते रीजन वाइज। सेम आपके इशू हैं, आपके इरिगेशन में क्या इशूज हैं। हमारे ईस्टर्न यूपी में तो कनाल ही बहुत सारे ख़त्म होने की कगार पे हैं, पानी नहीं है या फिर भर गए हैं, मिट्टी से भर चुके हैं। अब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो डिले हो रहे हैं, ये ईस्टर्न यूपी वाली चीज़ों में होता है। तो अब वाटरबिलिटी बनाने के लिए केन बेतवा वाला लिंक ये प्रोजेक्ट होने वाला था, लेकिन ये भाई सालों से हो रहा है, मतलब 10 साल पहले भी यही चल रहा था, आज भी यही चल रहा है। और गोरखपुर में क्या, कुशीनगर में भी यही हाल है, देवरिया में यही हाल है कि सारे कैनाल चोक्ड हैं। उनको साफ़ करने में कितना पैसा लग जाता है, साफ जब तक होता है तब तक सीजन निकल जाता है बुआई का, जब तक पानी आते हैं तब तक बुआई हो चुका होता है, जब तक वो साफ़ होता है। वो गाँव वाले लेवल पर साफ़ हो रहा है, ग्राम प्रधान वाले फंड से, तो साफ़ तो हो नहीं पा रहा है। इसी तरह से इशूज है आपका अर्बन इंफ्रा में कि आप चले जाओ नोएडा, भाई गौर सिटी के सामने जो जाम लग रहा है, या फिर आपका जैसे थोड़ी सी बारिश हुई तो पूरा पानी बाहर आ गया नाले का। तो ये सारी चीज़ें बहुत कमज़ोर हैं। कानपुर में ये हाल है, वाराणसी में हाल है, लखनऊ में भी हाल है, आगरा, जैसे आगरा में देखो, आगरा का तो और बुरा हाल है। ये सब सारी चीज़ें हैं, आपको लिखना है।
अब ये सजेशन में आप वे फॉरवर्ड में आप ये चीज़ें लिख सकते हैं, इंडिकेटर अर्बन इंफ्रा मॉडल, ताकि जो कि होलिस्टिक प्लानिंग करे, अलग अलग से प्लान नहीं करना है, पहले रोड बना दिया फिर बाद में खोद रहे हैं कि नाला डालना है, पाइप डालनी है, ये सब सारी चीज़ें नहीं करनी है। और स्पेशल फोकस जो भी ये जो इमर्जिंग सिटीज़ जैसे हैं इन पे फोकस करना है, तब जाके इम्प्रूव होगा। इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक गैप्स में क्या क्या है आपका, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसे जितना वेस्ट में है या सेंट्रल में है वो सेम केस यूपी ईस्टर्न यूपी के केस में नहीं है, और नेटवर्क भी उस तरह से उधर का वीक है। तो ये सब सारी चीज़ों को बढ़ाना, सजेशन क्या क्या करना है, जैसे इन चीज़ों को जोड़ना है, जो नोड है नोड को आप बढ़ाइए, ईस्टर्न यूपी तक ले जाइए, जैसे एक मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स पास हो गया, अलग अलग एरिया बनाना। हालांकि आपका तराई वाले रीजन में अलग टाइप के बनाने पड़ेंगे और ईस्टर्न यूपी में अलग टाइप के बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे देखिए हेल्थ का तो हमारे ईस्टर्न यूपी का तो बहुत बुरा हाल है, श्रावस्ती हो गया, महाराजगंज हो गया, सिद्धार्थनगर हो गया है, वहाँ पे बहुत बुरा हाल है, बहुत ही कम डॉक्टर्स कम हैं, बेड्स कम हैं, ये सब सारी चीज़ें करना। तो अभी जो आया था वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, सफाई सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज में बना दो। हालांकि जरूरी नहीं है कि सोल्यूशन काम कर जाए, लोकलाइज सोल्यूशन होने पड़ेंगे, मतलब सीएससी के लेवल पे, सीएससी पीएससी इस तरह से लेवल पे काम करना पड़ेगा, तब जाके इम्प्रूव होगा। इसी तरह से मतलब बहुत सारे एरिया हैं जहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी, कहने को तो 5G आ गया है लेकिन 5G की तरह काम कर रहा है, तो सब सारी चीज़ें करना आपका, भारत नेट वाले को इम्प्रूव करना। खैर ये उतना बड़ा मुद्दा नहीं लग रहा है, लगा पहुँच तो गया है, पहुँच हो गया है, लेकिन वो क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं, जितना इन्वेस्ट वो नोएडा में कर रहे हैं वो कुशीनगर में नहीं कर रहे हैं कि उस क्वालिटी का है। और आपका डिजास्टर यूपी में मेनली आपका जो है वो बाढ़ वाला ही मेन मुद्दा है। तो तराई हो गया, हमारा ईस्टर्न यूपी भी का भी वही हाल है, और इधर भी आ जा रहा है अब तो, यमुना गंगा दोनों की साइड। फिर हो गया गवर्नेंस इशू में डिलेस हो गया, फंड यूटिलाइज ही नहीं हो रहा है, बहुत सारी चीज़ों में फंड यूटिलाइज नहीं हुआ है, जितना बजट में अलॉटमेंट हुआ है ज़्यादातर चीज़ों में 20% तो फंड यूटिलाइज ही नहीं हुआ जो बजट में जिनकी बात की गई थी। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट सिर्फ आगरा कानपुर के नहीं, पूरे यूपी के ही स्लो चल रहे हैं। ये वाला इशू कॉन्ट्रैक्टर इशू, पेमेंट का इशू है, हालांकि पीडब्ल्यू का पैसा बहुत है लेकिन काम सही टाइम पे नहीं हो रहा है। तो उसके लिए आपका रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगा, कैपेसिटी बनाना, क्या इरिगेशन डिपार्टमेंट के पास कैपेसिटी है जो एसेस कर पाए, या जब इंफ्रा बन जा रहा है उसको सही से जांच कर पाए कि क्या जिस तरह से हमने सोचा था वैसा बना है क्या, ये सब सारी चीज़ों पे काम करना। अब वे फॉरवर्ड आप जाओगे तो अब देखोगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे हमने रीजनल वाला देख रहे हैं, रीजनल हो गया, इंटीग्रेटेड प्लानिंग में प्रॉब्लम है कि भाई इंटीग्रेटेड नहीं हो पा रहा है, जैसे जो चीज़ें वेस्टर्न के लिए सोची जा रही हैं उसको ईस्ट के साथ कैसे इंटीग्रेट करना है, या उधर की जो एग्री वाला पार्ट है, इधर का इंडस्ट्री वाला जो पार्ट है, उन दोनों को कैसे इंटीग्रेट कैसे करना है, सब सारी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। प्लस स्टेट है और एक मेन कंपोनेंट है नेशनल जीडीपी में, और ये करेंटली एक अपने एम्बिशियस गोल की तरफ, जो कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का है, उस तरफ से बढ़ रहा है। इस तरह से इस तरह के गोल्स को करने के लिए फंडामेंटली ये आपने जो रिसोर्सेस है उनके स्टडी डेवलपमेंट और कैसे उन रिसोर्स को लेवरेज करना है, इस पे डिपेंड करता है। फिजिकल रिसोर्सेज जो भी यूपी के कंटेक्स्ट में है, यूपी इकोनॉमी में, उनको आप एक दो तरीके से देख सकते हैं। एक होते हैं नेचुरल कैपिटल, जैसे कि इंडो गैंगेटिक प्लेन हो गया, जहाँ पे रिच एलुवियल सॉइल हैं और वास्ट वाटर रिसोर्सेज है गंगा यमुना के। उसके अलावा आप देख सकते हैं मिनरल डिपॉजिट्स लाइम स्टोन, कोल, बॉक्साइट, जो कि साउदर्न एरिया वाले साउथ वाले एरिया में इसके हैं। उसके अलावा दूसरा फैक्ट आपका होता है रिसोर्सेज के रूप में इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, जो कि एक फिजिकल रिसोर्स की तरह ही है। तो उसमें आप देखेंगे कि आपके रोड हो गया, रेलवे हो गया, लॉजिस्टिक्स सब हो गए, डेडिकेटेड कॉरिडोर हो गए, मल्टी मोडल टर्मिनल्स हो गए, और इसके और पावर के रिसोर्सेज, रिन्यूएबल एनर्जी की रिसोर्सेज, ये आपके रिसोर्सेज हो। फिजिकल रिसोर्सेज इकोनॉमिक बैकबोन है और इस स्टेट के पोटेंशियल को सस्टेन करने के लिए रैपिड, इंक्लूसिव और ग्लोबली कम्पिटिटिव ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अब इसमें देखते हैं कि इनका क्या रोल और इम्पोर्टेंस है।
ये फाउंडेशन है आपके एग्रीकल्चर के, इंडस्ट्री के, इंफ्रा के और लिवलीहुड के। ये डिसाइड करते हैं कि कोई रीजन कैसे डेवलप होगा, कितना डेवलप होगा। बिना रिसोर्स के कुछ हो नहीं सकता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, फूड और बाकी रिसोर्सेज की सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं। रिसोर्सेस हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन, कनेक्टिविटी, वैल्यू एडिशन और सस्टेनेबल ग्रोथ में हेल्प करते हैं। इस तरह से इनके काफ़ी इन्वायरमेंटल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आपका फॉरेस्ट हो गया, वाटर बॉडीज़ हो गया, और बाकी डिजास्टर मैनेजमेंट में भी हेल्प करते हैं, उसको रिजिलियंट बनाते हैं। और ये आपके फेयर और इक्विटेबल रिसोर्सेज का अगर हम करें यूज और उनका डिस्ट्रीब्यूशन करें, तो उससे हमको रीजनल डिस्पैरिटी में हेल्प मिलती है और सोशल इक्विटी इससे आती है। रीजन वाइज आप देखेंगे तो जैसे बुंदेलखंड का एरिया हो गया, उसमें आपके कुछ रिसोर्सेज हैं। जो फर्टाइल प्लेन्स है, एलुवियल प्लेन्स है गंगा यमुना के, वो आपके एग्रीकल्चर के लिए हो गए। आपका ये तराई का हो गया, इसमें वन क्षेत्र है काफ़ी। उसके अलावा सोनभद्र में है, इधर भी जौनपुर के, मतलब जौनपुर नहीं, मिर्ज़ापुर की साइड में, ये सब आपके रिसोर्सेज हो गए। वेस्टर्न और सेंट्रल यूपी में आपका क्या है कि यहाँ अर्बनाइजेशन है, बेटर पावर इंडस्ट्रियल बेस है। ईस्टर्न यूपी में आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर रिलेटेड चीज़ें हैं वहाँ पे, क्योंकि प्लेन्स है वहाँ पे, तो एग्रीकल्चर ही है। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे वीक है, क्योंकि बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए सोर्सेज नहीं है, ना ही इंडस्ट्री के लिए सपोर्ट करने वाली इतनी चीज़ें हैं यहाँ पे। मैन मेड भी नहीं है और नेचुरल भी नहीं है। बुंदेलखंड में कुछ चीज़ें नेचुरल हैं, लेकिन यहाँ वाटर स्टेट्स है, टेरेन अच्छा नहीं है और लैंड अच्छा नहीं है। एग्रीकल्चर में इरीगेशन में प्रॉब्लम है। तराई वाले एरिया में आपका सॉइल तो है, फॉरेस्ट है, लेकिन बाकी सेम चीज़ें हैं कि यहाँ भी मिनरल रिसोर्सेज या इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज यहाँ पे नहीं है, जिससे इंडस्ट्री बाकी इंडस्ट्री बन सके। हो गया लैंड और सॉइल, ग्राउंड वाटर हो गया, सरफेस वाटर हो गया, ग्राउंड वाटर हो गया, फॉरेस्ट हो गया, प्रोटेक्टेड एरियाज हो गए, मिनरल और माइनिंग हो गया, एनर्जी इंफ्रा हो गया, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी के रिसोर्सेज हो गए। ये रिसोर्सेज आपके अलग अलग एरियाज़ में, कुछ एरियाज़ में अबंडेंट है, कुछ एरिया में कम है। जैसे कि लैंड और सॉइल की जो क्वालिटी है वो बुंदेलखंड में लो क्वालिटी की है। बाकी एलुवियल प्लेन जो है सेंटर और ईस्टर्न रीजन में, उनकी क्वालिटी अच्छी है। वेस्टर्न में भी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी अच्छी है, लैंड अच्छा है, लेकिन यहाँ पे ग्राउंड वाटर का यूज ज़्यादा है। उसके अलावा आपके फॉरेस्ट रिसोर्सेज जो कि तराई बेल्ट में है या फिर सोनभद्र मिर्ज़ापुर वाले एरिया में है। माइनिंग और मिनरल्स ये जनरली आपके बुंदेलखंड, सोनभद्र वाला एरिया और झांसी ललितपुर वाले एरिया में कुछ है। एनर्जी रिसोर्सेज मेनली आपके थर्मल पावर प्लांट्स ही हैं। उसके अलावा एनर्जी रिसोर्सेज आपके यहाँ बहुत ही कम है। हाइड्रो पावर प्लांट्स भी बिल्कुल ही ना के बराबर ही हैं यूपी में। ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी में आपके जो फिजिकल रिसोर्सेज बने हुए हैं मैन मेड, उसमें से रेल रोड है और लॉजिस्टिक पार्क्स हो गया, मल्टी मॉडल सिस्टम्स हो गया, जो भी बने हुए हैं वो सब हैं। इनमें अब रिसोर्सेज का चैलेंज क्या है, क्या क्या चैलेंजेस है इसमें। जैसे कि आपका हो गया, सबसे पहले तो रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ही सही नहीं है, क्योंकि जो जैसे कि फॉरेस्ट एरिया है वो मेनली एक दो एरियाज़ में लिमिटेड ही है, जैसे तराई में या फिर सोनभद्र वाले एरिया में। उसके अलावा ग्राउंड वाटर वाली चीज़ों में, ग्राउंड वाटर की क्वालिटी लगातार गिरती जा रही है। वेस्टर्न यूपी में तो काफ़ी ख़राब हो गया, ईस्टर्न में फिर भी अभी ठीक है। और इसमें अनसस्टेनेबल यूज हो रहा है, बहुत ज़्यादा दोहन हो रहा है ग्राउंड वाटर का। इसके अलावा इरिगेशन, रोड, पावर और अर्बन सर्विसेज ये रीजन वाइज वेरी करती हैं। वेस्टर्न में अच्छा है, जैसे नोएडा में एरिया में अच्छा है, लेकिन ये कुशीनगर, देवरिया वाले एरिया में कम है। बाकी क्लाइमेट रिस्क में मेनली आप देखो कि सूखा ये बुंदेलखंड का है और बाढ़ वाला पार्ट तराई का भी है। ईस्टर्न में भी ले सकते हो आप, गोरखपुर वाले एरिया भी ले सकते हो, बाकी एरियाज में भी है। और रिसोर्स मैनेजमेंट, जो भी रिसोर्स अवेलेबल हैं यूपी में, उनको कैसे मैनेज करना है, कैसे यूटिलाइज करना है, उसमें इंस्टीट्यूशनल वीकनेस है, गवर्नेंस की प्रॉब्लम्स हैं कि कैसे उसको गवर्नेंस को फॉर्मुलेट करना है, कैसे ऑपरेशनलाइज करना है। की रिफॉर्म्स इसमें जो लिए गए हैं वो है आपका, जैसे कि जीआईएस बेस्ड मैपिंग रिसोर्सेज का, डिस्ट्रिक्ट वाइज उनका रिसोर्स का बैंक बनाना कि कहाँ पे क्या क्या है, ताकि आइडेंटिफाई किया जा सकते, उनको जुडिशली यूज़ किया जा सके। और रीजनल इक्विटी फंडिंग, जैसे
बुंदेलखंड हो गया, ईस्टर्न यूपी, इनको प्रायोरिटाइज करना, क्योंकि ये रिसोर्सेज में उतने अच्छे नहीं है। ग्राउंड आप देखा जाए तो यूपी में लैंड के अलावा बाकी चीज़ें वहाँ पे हैं नहीं। वाटर कंजर्वेशन, वाटर रिसोर्सेज को सही से यूज़ करने की ज़रूरी है। माइक्रो इरिगेशन, जो भी वीक डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे ज़्यादा दोहन हो रहा है उनमें इस क्वालिटी को बढ़ाना है। रूरल कनेक्टिविटी और अर्बन इंफ्रा, इसमें जो वेस्ट और सीवरेज वाला इशू है, ये जो रिसोर्सेज है यहाँ पे अर्बन मैन मेड रिसोर्सेज, उनको उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। रिन्यूएबल एनर्जी और डिसेंट्रलाइज एनर्जी सिस्टम्स को प्रमोट करने की ज़रूरत है, जैसे कि रूफटॉप वाला स्कीम है आपका, इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करने की ज़रूरत है। मिनरल वाले केस में आपकी जो एग्जिस्टिंग मिनरल पॉलिसी है, ये सबको सही से यूटिलाइज करने की, सही से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। इलीगल माइनिंग जैसे चित्रकूट, बांदा, शामली एरिया में होता है, इन पे रोक लगाने की ज़रूरत है। और ये इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन और डिस्प्लेसमेंट लोकल कम्युनिटीज़ का करते हैं। माइनिंग जोन जो है वहाँ पे रिहेबिलिटेशन वाली पॉलिसी भी इतनी अच्छी नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप इम्प्रूव करेंगे तो आप जाके सुधार कर पाएंगे। अब सजेशन ये है कि मल्टी डायमेंशनल आपका जो भी चीज़ें हैं, चैलेंजेज आपके मल्टी डायमेंशनल हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो मल्टी डायमेंशनल चैलेंजेज हैं। इनको सॉल्व करने के लिए आपको मल्टी डायमेंशनल अप्रोच भी लाना पड़ेगा। जैसे लैंड का क्या यूजेज है, उसमें डिजिटाइजेशन करना, ग्राउंड वाटर को कैसे जुडिशली एक्सप्लॉइट करना है ताकि बहुत ज़्यादा डिग्रेड ना हो, और सस्टेनेबल माइनिंग को प्रमोट करना हो गया आपको। तो आप लैंड रिकॉर्ड को डिजिटाइज करो, वाटर बस्टिंग जैसे कि डीप इरिगेशन इंसेंटिव वगैरह प्रोवाइड करना, ताकि वाटर प्रेशर कम पड़े। इस तरह से रिसोर्सेज तो अबंडेंट है, लेकिन असिमेट्रिकल है, और इंस्टीट्यूशनल जो इनका सेटअप है वो वीक है। वीक इंस्टीट्यूशनल सेटअप है। इस सबको स्ट्रेथन करने की ज़रूरत है ताकि बैलेंस डेवलपमेंट और सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर किया जा सके। ओके, अब आज के लिए इतना ही, इसको ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, एग्रीकल्चर से स्टार्ट करेंगे, GS3 प्लस GS6 को जोड़ते हुए स्टार्ट करेंगे। ये नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे है, UPPCS एज नाम से चैनल है, उस पर आप डाला हुआ है। थैंक यू।